अस्सलाम प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाजिया अकरम। दो भाई थे, वो बहुत ही गरीब थे। बड़ा भाई गुर्बत के बावजूद कनात पसंद था, जबकि छोटे भाई को जल्द अज जल्द अमीर होने की बेचैनी लगी रहती थी। एक दिन उन्हें एक बुजुर्ग से मिलने का इत्तेफाक हुआ। बुजुर्ग ने उन्हें दौलतमंद होने की दुआ बता दी। अब हुआ यूं कि दुआएं मांगने से छोटे भाई के हालात तो बदल गए, वो अमीर होने लगा, लेकिन बड़ा भाई गरीब ही रहा। इस वजह से छोटा भाई बड़े भाई को हकारत की नजर से देखने लगा। एक दिन छोटे भाई को वही बुजुर्ग दोबारा मिले। बुजुर्ग ने उससे कहा कि भाई तुम्हारे पास खुदा के फजल से बहुत दौलत है, उसे तुम अपने बड़े भाई के साथ शेयर कर लो। छोटे ने कहा दुआ तो उसने भी मांगी थी, जब उसे खुदा ने कुछ नहीं दिया तो मैं क्यों दूं? इस पर बुजुर्ग ने जवाब दिया, ए नादान, तेरे बड़े भाई ने खुदा से जो मांगा था वो अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए ही मांगा था। उसने सिर्फ तुम्हारी हालत में बेहतरी की दुआएं मांगी थी, तुम गलती पर हो। खुदा ने सिर्फ उसकी दुआएं कबूल की हैं। कितनी अच्छी बात की बुजुर्ग ने। खैर, हम देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। आज मेरी धरती मेरी दुनिया में दिखाएंगे साइंस म्यूजियम, पूछेंगे आपसे क्या है बेहतर, लव मैरिज या अरेंज, और मुल्तानी खुस्सा जो पहने फख्र करे। साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारे यहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस में भी साइंस पढ़ाई जाती है। अब होता पता है क्या है, इन स्कूल्स और कॉलेजेस में साइंस से मुतालिक थ्योरीज तो पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का कुछ इंतजाम नहीं होता। कुछ स्कूलों में लेबोरेटरीज होती हैं, लेकिन उसमें भी बस थोड़ा बहुत ही सामान होता है। ऐसे में अगर तलबा और तालिबात को साइंस म्यूजियम का विजिट करा दिया जाए तो उनके लिए साइंस को समझना बहुत आसान हो जाता है। वैसे भी साइंस कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। खैर, लाहौर में है एक साइंस म्यूजियम जो सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे भर के तलबा और तालिबात को सीखने के मौके फराहम करता है। इसीलिए तो नदीम अंजुम भी प्रैक्टिकली वहां पर मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं इस म्यूजियम के बारे में। तो फिर देखते हैं। इक्कीसवीं सदी साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है, जिसके दौरान हैरत अंगेज इजादात ने इंसान की जिंदगी और सोच सब बदल दिया। जमीनों आसमां में जो कुछ भी है उसे मुसख्खर करने की तगदौ ने तहकीक व जुस्तजू के नए दर वा किए, और ये दर खुले दरसगाहों और तालीमी इदारों में, जहाँ तालिब इल्म महदूद वसाइल में बुनियादी साइंसी इजादात और तजर्बात से आगाही हासिल करते हैं। लेकिन तालीमी इदारों की मावनत के लिए 1976 में नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की बुनियाद रखी गई। म्यूजियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रियाजी, ज़राअत, सनत व हरफत और माहौल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया गया है। नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 500 से ज़ायद एग्ज़िबिट्स हैं और ये एग्ज़िबिट साइंस के मुख्तलिफ फार्मूलों की वजाहत करते हैं और बाज़ ईजादात के इर्तिका की तारीख़ बयान करते हैं। साइंसेस में आप बेसिक साइंसेस शामिल कर लें और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी शामिल कर लें, कंप्यूटराइज्ड जो मामलात हैं उस सिलसिले में भी कुछ एग्जिबिट्स हैं। साइंस म्यूजियम में दाखिल होते ही पेंडुलम दिखाई देता है। आइए जरा इस गैलरी का विजिट करते हैं। इस गैलरी में इंसान के इर्तिका, तरक्की के मुख्तलिफ मदारिज, कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट और रॉकेट टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मॉडल्स रखे गए हैं, जबकि दूसरी गैलरी में आवाज, रोशनी, सनती मशीनरी, हवाई जहाज और कार के इंजन समेत शायकीन की दिलचस्पी के मुख्तलिफ मॉडल्स मौजूद हैं। अलावा इस गैलरी में माहौल, इंसानी सेहत, तवानाई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की गई हैं। हम अपने कद काठ के मुताबिक अपने वजन और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया में मौजूद कैलोरीज से मुतालिक भी आगाही हासिल कर सकते हैं। मैं नेशनल साइंस म्यूजियम में एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर इन बायोलॉजी काम कर रही हूँ।
यहाँ पर बायोलॉजी में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन थर्ड और फोर्थ गैलरी में पर्टिकुलरली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। थर्ड गैलरी में फूड, एनर्जी, डाइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स के हवाले से बहुत सारा काम हुआ है। साइंस म्यूजियम की चौथी गैलरी का अभी इफ्तिताह नहीं हुआ, लेकिन यह गैलरी भी देखने के काबिल है। स्पेस साइंस, इल्मुल अर्ज, ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी के मौज़ूआत का मॉडल्स के जरिए अहाता किया गया है। यहाँ नमक और कोयले की कानें भी मौजूद हैं। थर्ड गैलरी में एक लाइव एग्जिबिट रखी गई है, जिसमें हम पॉन्ड वाटर में मौजूद डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिखाते हैं। इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स की मशीन रखी गई है, जिसके ज़रिए लोग अपना वेट करके अपनी हेल्थ कंडीशन मालूम कर सकते हैं। साइंस म्यूजियम की ये गैलरीज तालिब इल्मों और साइंस से दिलचस्पी रखने वालों के लिए मालूमात का खजाना है, लेकिन शायद वसाइल की कमी के बायस ये म्यूजियम जदीद तरीन साइंसी इजादात के हुसूल और अबलाग के मौसर तरीकों से ताहाल महरूम है। अब हमें लेनी है एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सुनते हैं धरती के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तसर सी न्यूज़। शदीद गर्मी के बाद मानसून बारिशों के आगाज के साथ ही टोबा टेक्सिंग में बारिश के बाद खुशगवार मौसम से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। खवातीन, बच्चों और बड़ों समेत हर एक ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। बच्चों ने झूलों, स्लाइड्स और दीगर खेलों से खूब लुत्फ उठाया। ठंडी आइसक्रीम भी खाई। खवातीन और बच्चे इस खुशगवार मौसमी तब्दीली को गर्मियों की छुट्टियों में किसी नेमत से कम नहीं समझते, जिससे इनकी छुट्टियों का मजा दुबाला हो गया। तबाहकुन बारिश और तेज आंधी से कई दरख्त जड़ से उखड़ने और बिजली की तारों पर गिरने से जहां कई नुकसानात हुए, वहीं शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले नाले में शिगाब पड़ने और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पानी दाखिल होने से पूरा अस्पताल दरिया का मंजर पेश कर रहा था। मरीजों को अस्पताल आने में सख्त दुश्वारी का सामना रहा। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी जिले इंतजामिया की तरफ से पानी निकालने का कोई खातिर इंतजाम नहीं किया गया। पिंडी बटिया के नवाही गांव कसीसे में मारूफ सूफी शायर और मुबल्लिग इस्लाम हजरत ख्वाजा नबी बख्श चिश्ती अलवी के 83वीं उर्स की तकरीब मुनक्कद हुई। मज़ार पर रंगारंग मेला लगाया गया, जिसमें झूले, सर्कस, खिलौनों की दुकानें, मुख्तलिफ रवायती मिठाइयों, खानों और मशरूबात के बेशुमार स्टॉल लगाए गए। ये तकरीब पंजाब की हकीकी सकाफत की आईनादार होती है। मेले में दूर दराज इलाकों से हजारों मर्द व ज़न, जिनमें बूढ़े, बच्चे, जवान सभी शामिल होते हैं। सेहत की सहूलतों के लिए अरबों रुपए सालाना मुख्तस किए जाते हैं, मगर हैदराबाद में वफाकी अक़लियती फंड से तामीर होने वाले तिब्बी आलात, फर्नीचर से महरूम डिस्पेंसरी 9 साल से बंद है। हिंदू आबादी को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए हाली रोड हैदराबाद में वफाकी वजारत अक़लियती अमूर ने 2002 में डिस्पेंसरी तामीर करवाने के बाद ज़िली हुकूमत के हवाले किया। तिब्बी आलात और फर्नीचर से महरूम डिस्पेंसरी की इमारत में ज़नाना वार्ड, अल्ट्रासाउंड रूम समेत मुख्तलिफ कमरे बनाए गए हैं, जो कि मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खस्ता हाल हैं। डिस्पेंसरी की इमारत को पार्किंग और गोदाम में तब्दील कर दिया गया है। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। किसी की शख्सियत की नफासत का अंदाजा लगाना हो तो उसके जूतों से लगाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी वडेरे या चौधरी की चौधराहट का अंदाजा लगाना हो तो उसके खुसे से लगाया जा सकता है। खुसे की बल खाती नोक जितनी लंबी होगी, उतना ही चौधरी साहब का तनतना ज्यादा होगा। खैर, ऐसा नहीं है कि खुसे सिर्फ चौधरी साहिबान ही पहनते हैं। ख़वातीनों हजरात की अक्सरियत इस रवायती जूते को पहनने में फख्र महसूस करती है। इन दिनों यूं तो खुसे का रवाज थोड़ा कम हो गया है, मगर अब भी त्योहारों और शादी ब्याह पर रवायती लिबास के साथ खुसा पहना जाता है। और अगर खुस्सा हो मुल्तान का तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि ये नरम चमड़े से बनाया जाता है और देखने में ही नहीं खूबसूरत लगता, बल्कि पाँव के लिए भी बहुत आरामदेह होता है। खुस्से के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्तान में यूं तो और भी बहुत कुछ काबिले जिक्र है, लेकिन इन सब के अलावा मुल्तानी खुस्से भी सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी मशहूर हैं। मुल्तानी खुस्सा आज से नहीं 17वीं सदी ईस्वी से पहना जा रहा है। मुगल शहनशाहों के पाँव की जीनत तो ये खुस्सा रहा ही है। राजा, महाराजा, नवाब, जागीरदार भी ऊंची पग के साथ नोकदार खुस्सा पहनने को तरजीह देते हैं।
शादी पर दूल्हा अगर अपने कपड़ों के लिए खुसूसी तैयारी करता है तो मुल्तानी खुस्सा, और वो भी सुनहरे तिल्ले वाला, उसकी खास चॉइस होता है। मुल्तान में खुस्सा साजी के हजारों कारखाने मौजूद हैं और इसे यहाँ घरेलू सनत का दर्जा हासिल है। चंद बरस कबल खुस्से की सिलाई हाथों से ही की जाती थी, लेकिन अब ये काम मशीनों से भी लिया जा रहा है और मुख्तलिफ डिजाइन्स के खुस्से तैयार होते हैं। सुनहरी तिल्ले वाला खुस्सा, जिस पर सलमा सितारा, तिल्ले और जामावार की कढ़ाई की जाती है, आमतौर पर खुस्सा पहनने के शौकीन नौजवानों को बहुत पसंद है। इलावा अजी शादी ब्याह, खसूसन मेहंदी की रस्म पर लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ रंगों और डिजाइनों के खुस्से पहनना पसंद करते हैं। खुस्से अपनी मुनफरिद बनावट, दिलकश डिजाइन और कढ़ाई के बायस अब भी हमारी सकाफत का लाजमी जुज़्व है। मुर्गों की लड़ाई तो आपने अक्सर देखी होगी। मुर्गों को लड़ाते हैं इंसान, और मुर्ग भी इतने सादा लोग हैं कि बगैर किसी दुश्मनी के एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन सब जानवर ऐसे नहीं होते। अंदरूनी लाहौर में है एक सुर्ख परिंदा। इसे भी लड़ाते तो इंसान ही है, लेकिन ये परिंदा ऐਵੇਂ ही नहीं लड़ पड़ता, बल्कि इस लड़ाई में उसका अपना मफाद भी होता है। ये परिंदा लड़ता है रकाबत में। इस छोटे से परिंदे में इतनी रकाबत होती है कि मार मार के रकीब का दम निकाल देता है। शायर हजरात जो अपनी शायरी में रकीब का जिक्र बहुत ही मोहब्बत से करते हैं, अगर वो ये लड़ाई देख लें तो तौबा तौबा कर उठेंगे। आए सुर्ख परिंदे की ये लड़ाई आपको भी दिखाते हैं। छोटा सा परिंदा जो सावन भादों की भीगी रुतों में खूब जोबन पर होता है, सुर्ख आशिक मिजाज भी है और गैरतमंद भी। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी मादा से जुदाई इसे बर्दाश्त नहीं। कोई दूसरा सुर्ख इसकी मादा की तरफ आंख उठाकर देखे तो इसके तन बदन में आग लग जाती है। फिर तो ओए नई छटांगा वाला मामला होता है। सुर्ख की इसी खूबी को अहले लाहौर ने बरसों से बना रखा है खेल तमाशा। क़याम पाकिस्तान से कबल सुर्ख की ये लड़ाइयाँ अमृतसर और दिल्ली में होती थी। अब हर इतवार शीदे पहलवान के अखाड़े में जहाँ पहलवान जोर करते हैं, सुर्खों में भी जोड़ पड़ते हैं। ये अंबरसर तो शौक लगा रहा 100 साल तो पुराना शौक है। साढ़े वाडे वडेरे दादे परदादे करते सन। ये बड़ा पुराना शौक है, मुद्दों तो लगा रहे हैं। सिर्फ है अपनी मदीन पीछे लड़ता है, वरना मदीन में फिर नहीं लड़ता। सुर्ख लड़ाने के शौकीन अपने अपने पिंजरे उठाए बाजी के लिए आ रहे हैं। मूदी, मजीद, शीदा कतियां वाला सभी आ चुके हैं। उस्ताद और जज भी आ चुके हैं। आज शौकीन कुछ कम हैं। सुर्ख लड़ाने के लिए एक ही रंग के नर सुर्खों का इंतखाब किया जाता है। अगर दोनों सुर्खों का रंग एक ना हो तो लड़ाई नहीं होती। लड़ाई के लिए शौक करने वाला अपना सुर्ख मैदान में लाता है। जिसके सुर्ख का रंग इससे मिलता हो वही चैलेंज कबूल करता है। ये शौक कदीम काफ़ी पुराना शौक है। लाहौर शहर के तकरीबन हर तीसरे या चौथे घर में इसका एक पिंजरा जानवर लोग रखते थे आज से 40 साल पहले। इंडिया, दिल्ली, अमृतसर सब इलाकों में लोग इसको शौकीनी के तौर पे अपने घरों में रखते थे। कुछ आयतें कुरान पाक की भी पढ़ता है। लड़ाई के लिए मादा को एक छोटे पिंजरे में मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर इसे दो सुर्खों के दरमियान रखकर नर को इश्तियाल दिलाया जाता है। नर गुस्से से आवाजें निकालता है। दोनों नर सुर्खों को पिंजरे से निकालकर मैदान में छोड़ दिया जाता है। लड़ाई शुरू होती है। जो रकीब को भगा दे, जीत और मादा उसी की होती है। ये मुकाबला मजीद के सुर्ख ने जीत लिया है और शीदे कतियां वाले के सुर्ख को भगा दिया है। शीदे को बहुत गुस्सा है क्योंकि अब इसका सुर्ख भी मजीद ले जाएगा। दूसरी बाजी के लिए मूदी ने अपना सुर्ख मैदान में रखा है, लेकिन किसी का रंग इसके सुर्ख से नहीं मिलता, इसलिए मुकाबला नहीं हो सकता। शौकीन सुर्ख की खुराक का खास ख्याल रखते हैं। सर्दियों में इसे बादाम रोगन और गर्मियों में अर्क पिलाए जाते हैं। सर्दियों नूं बादाम रोगन कढ़ के कंगनी मिला के इन्हों मस्त रूमी विच पाई दी है, लाची पाई दी, लाचियां पा के उन्होंने दाने मल के फिर इन्हों का दाना मिला के सर्दियां सारा इन्हों वही खुराक पाई दी है। गर्मियां च सिर्फ सादी कंगनी पाई दी, और कोई चीज़ नहीं पाई दी। ए दिनां जान के
सौन भादों बाद फिर यह लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बाजरा और कंगनी भी डाली जाती है। मादा के परों की खुशबू से भी सुर्ख को मस्त किया जाता है ताकि मादा के लिए इसकी मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा हो और जब मादा जुदा हो तो वो ज्यादा इश्तियाल में आए। सुर्ख बॉर्डर के इलाके में पाया जाता है, लेकिन दूसरे ममालिक में स्मगल होने की वजह से आम शौक रखने वाले इसे खरीद नहीं सकते। साढ़े बड़े जो उस्ताद सन वो करते रहे ने, अच्छा शौक करते रहे, उस तो बाद असीं करने पे शायद महंगी हो गई, छड़ हर कुछ छड़ता पे। अगर लिया सस्ती हो जाए, बाहर जारी बंद हो जाए तो फिर तो शौक चलता रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। सुर्ख तो गैरतमंद है ही, लेकिन इंसान ने इसकी गैरत और मोहब्बत को भी तफरीह बना लिया। जनाब अब हमें लेनी है फिर से एक ब्रेक, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब खद्दर एक ऐसा लिबास है जिसका ताना बाना इंतहाई नफासत से बुना जाता है। यही वजह है कि लोग खद्दर पहनना पसंद करते हैं। खद्दर की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक अवार्ड भी खद्दर के नाम पे दिया जाता है। इसका नाम है खद्दर पोश अवार्ड। पंजाबी अदब का गालिबन सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है। ये अवार्ड पंजाबी अदबी बोर्ड के सदर मसूद खद्दर ने जारी किया था। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खद्दर कहाँ तैयार किया जाता है? कमालिया में। वहाँ खद्दर का ताना बाना बुनने वाली हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन किसी वजह से उनका ताना बाना टूट गया है। वो वजह क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कमालिया जो एक तारीखी शहर है, और जब बात आती है खद्दर की तो इस शहर का नाम कैसे भूला जा सकता है। कमालिया में खद्दर की सनत बहुत पुरानी है। इस सनत से तकरीबन 25,000 के करीब मजदूर वाबस्ता हैं। कमालिया में हर किस्म का खद्दर तैयार किया जाता है। दस्ती खद्दर के अलावा पावर लूम्स के जरिए भी रोजाना हजारों मीटर खद्दर तैयार किया जाता है। कमालिया का खद्दर अंदरूने मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूने मुल्क भी अपनी पहचान आप है। इसलिए दूर दराज से लोग खद्दर खरीदने कमालिया शहर का रुख करते हैं। कमालिया हमारे यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी खद्दर की मार्केट कमालिया में है और यहाँ छोटी बड़ी हजारों की तादाद में यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं और यहाँ प्योर कॉटन का जिनके खद्दर बनता है और तकरीबन सारा दस्ती हैंडमेड होता है और यहाँ से लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ से खद्दर खरीदने के लिए कमालिया में आते हैं। लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती न होने की वजह से और 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने इस सनत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। अगर वजारत सनत व तिजारत इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो करे तो लाखों रुपए का ज़राए मुबादला कमाया जा सकता है। कमालिया वैसे तो एक छोटा सा शहर, मगर खद्दर की वजह से इस छोटे से शहर का नाम बहुत बड़ा है। जनाब अब वक्त हो गया है क्या ब्रेक का नहीं बल्कि एक दिलचस्प सी वीडियो देखने का, जो कि हमें भेजी है दुनिया के रिपोर्टर नाजिम शाह ने। वीडियो देखें और बस एंजॉय करें। जी जनाब, आपने वीडियो देख ली। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन आप अपने फीडबैक के जरिए हमें बता सकते हैं कैसी लगी। हाँ, फीडबैक से याद आया, क्यों ना इस वक्त आपका कुछ फीडबैक पढ़ लिया जाए। तो जनाब फारिया ने हमें मैसेज किया है लाहौर से। उनका कहना है कि नाजिया आपी, मुझे लाहौर म्यूजियम वाला आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया। आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा और ग्लासेस में तो आप बहुत ही स्कॉलर टाइप ही लगती हैं, और जब ग्लासेस लगाकर आप अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं तो बस फिर टीचर ही लगती हैं क्यूट सी। मेरी राय है कि आप आउटडोर प्रोग्राम ही किया करें, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारिया आपका। इसके अलावा साथ शहजाद ने हमें मैसेज किया है कोयटा से, और साथ कहते हैं कि पहले तो आपने कोयटा पर कुछ रिपोर्ट्स दिखाई थी, उसके बाद कोयटा को ऐसे भूले कि दोबारा नाम ही नहीं लिया। कुछ कोयटा के बारे में भी दिखा दिया करें।
जी, इसके अलावा हमें मैसेज किया है खदीजा अकरम ने मरी से। खदीजा का कहना है, नाजिया आपी, आपने मरी पर एक रिपोर्ट दिखाई थी, रिपोर्ट भी अच्छी थी, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो तो बहुत ही अच्छी थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास मरी तो है ना, जहां मुल्क भर के लोग आकर इंजॉय करते हैं। हम मरी में ही रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब पूरे मुल्क से तो क्या बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। जी खदीजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मरी वाहिद ऐसा शहर है कि जो सबको करीब पड़ता है और वहाँ जाना भी आसान है, और मोटरवे ने तो वहाँ जाना और भी आसान कर दिया है। और आजकल तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि छुट्टियाँ हैं और लोग बड़ी बड़ी तादाद में मरी आते होंगे। जनाब, ये था आपका फीडबैक। जी, तो अब वक्त है फिर से एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। भाई, लव मैरिज अरेंज मैरिज से बेहतर क्यों होती है? शायद इसलिए कि नॉन डेविल इज बेटर देन एन अननोन गोस्ट। खैर, ये तो ऐसी सी बात थी, लेकिन शादी बहरहाल अपनी जगह एक अहम मसला है, और लव मैरिज हो या अरेंज, ये तो उससे भी बड़ा मसला है। अब शादी पसंद की होनी चाहिए या अरेंज, क्या बेहतर है? इस मामले में हमारी राय तो खैर महफूज है, लेकिन सुनते हैं जो आप कहते हैं। Arranged with love. If it is arranged and subsequently supplemented by the love, it is definitely a good combination. Parent decisions are much better than the our decisions. जिंदगी हमने गुजारनी है, लेकिन आखिर एक्सपीरियंस उनका है, तो आई थिंक दैट इज़ बेटर कि जो है पेरेंट्स के मुताबिक हम चलें। बाकी अरेंज मैरिज आगे जाके प्रोसीड हो जाती है, ऐसे कोई मसला नहीं होता। अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि ये ऐसा फूल है जो खाना तो नहीं चाहिए, ना फल ऐसा है, तो अच्छा ये है कि घर वालों के हाथ से ही खा ले बंदा। खुद खाता है तो फिर उसको सारी उम्र भुगतता ही रहता है। ये शादी तो वैसे करनी नहीं चाहिए, उससे अच्छा बंदा किताबों से शादी कर ले या अपनी नौकरी से शादी कर ले। मेरे ख्याल में अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादा अच्छी है, उसके आफ्टर मैरिज होते हैं इफेक्ट्स अच्छे होते हैं। जो बड़ों को एक्सपीरियंस है ना, वो छोटों को नहीं है, क्योंकि छोटे जो है ना, दे आर वेरी मच इमोशनल। मैं समझती हूँ कि नहीं, जो बड़े फैसला करते हैं वो बेहतर है। दोनों ही एक लिहाज से 50-50 कहना चाहिए। वैसे समटाइम अरेंज बेटर होती है, समटाइम लव, लेकिन मोस्टली जो मेरे ख्याल में बेटर है वो लव मैरिज बेटर है अरेंज की निस्बत। लेकिन वहाँ पे अरेंज आ जाए तो क्या कहने, लव मैरिज जी है ना, वो सिर्फ एक कपल दी होंगी है, लड़की लड़के दी अरेंज अपना पसंद ना पसंद होंगी है। जो दो खानदान मिलते हैं ना, तो उन्हों दी बैकग्राउंड सब दाएं बाएं आदतां जिहड़ियां ने एक दूसरे नाल मिल जांदियां ने, ते वो अगे चलन दे ना ज़्यादा चांस जिहड़े ने वो 100% ही सही होंदे ने। हाँ जी, लव मैरिज जिहड़ी है अक्सर अखबारां च आया होंदा, उसने लव मैरिज की और 6 माह बाद तलाक हो गई, कत्ल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये नहीं, वो मसला नहीं सही। इन अ सेंस बिकॉज इंसान की कंपेटिबिलिटी, इंसान की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो आप पेरेंट्स आपके लिए चूज़ करते हैं। मे बी, लेकिन ये मैं नहीं कहती कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके लव मैरिज होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स समझते हैं कि आपकी लव जो है वो इतना कंपेटिबल है कि आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो श्योर गो फॉर दैट, और अगर नहीं तो फिर अरेंज। अगर लव हो जाए तो उसको अरेंज में चेंज कर लेना चाहिए। घर वालों को चाहिए कि लड़के को सपोर्ट करें या लड़की को सपोर्ट करें कि उसके जो ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, और लड़के लड़कियों को चाहिए कि अपने जो ना पेरेंट्स की ख्यालात का उनको भी ख्याल रखना चाहिए। लव और अरेंज दोनों होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि लव मैरिज बेटर है, लेकिन अगर मैं अपने बड़ों से सुनूँ या तजुर्बात की बात करूँ तो वो अरेंज मैरिज कहते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, दोनों का तजुर्बा नहीं है, चाहे लव मैरिज करें। अब क्योंकि अब हम जो अपने लाइफ में हैं, हमें तो यही बेटर लगे कि लव मैरिज बड़ी अच्छी है। जो दूसरे सुनते हैं, कहते हैं बच्चों फंस जाओगे, फलाना फलाना, जो हमें लोग बताते हैं वो इस तरह कहते हैं। हमें दोनों का तजुर्बा नहीं है, हमें खुद से जो अगर आप पूछें खुद के, तो वो तो लव मैरिज है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है लव मैरिजेस में, और आज का यंग जनरेशन आपको पता ही है किधर जा रही है, और इसलिए अरेंज मैरिजेस फार अवे नाउ फ्रॉम द यंगस्टर्स। थैंक यू। अरेंज मैरिजेस आर बेटर क्योंकि आवर पेरेंट्स हैव हमें ग्रोन अप करते हैं इतने सालों में, उनके हमारे साथ बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम उनके एक्सपेक्टेशंस को एक तरफ पीछे रख के अपने कुछ महीनों के लव के लिए उनकी तमाम एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हैं। वो हमारे लिए हमेशा बेटर सोचते हैं। एक आने वाली लड़की, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हम उसके लिए अपने उन पेरेंट्स को छोड़ें जिन्होंने बचपन से अब तक हमें ग्रो किया है। तो ये हमारी फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स की जो ऑर्डर्स हैं या जो वो उनकी वो चाहत है उसको हम ओबे करें, और बाद में अपनी जो चाहत है उसको देखें।
वेल ऑन माई परसेप्शन आई थिंक कि प्रॉब्लम्स तो दोनों मैरिजेस में होती हैं, आइदर यू गो फॉर लव मैरिज और अरेंज मैरिज, लेकिन आपके पास आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते लव मैरिज करने के बाद, आपको बैक सपोर्ट इतनी नहीं होती अपने पेरेंट्स की या अपनी फैमिली की। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो दोनों में आती हैं, लेकिन आप किसी को कहने के लिए वो इस एबल नहीं रहते कि जाके आप बोल सकें कि भाई ये हमें प्रॉब्लम आई है तो आप हमें सपोर्ट करें। आई थिंक अरेंज मैरिज इज़ बेटर। आई थिंक मेरे ख्याल में लव मैरिज जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि अरेंज मैरिज में ये होता है कि अगर आपकी बाद में जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं घरेलू तौर पर या अपने तौर पे भी, तो आप जो है ना उसके ज़िम्मेदार अपने वालिदैन को ठहराते हैं। जबकि लव मैरिज में ये होता है कि आपको पता होता है कि ये मेरा इंतखाब है, तो आप जो है ना फिर उसके साथ चलने की कोशिश करते हो। आपको पता होता है जैसा भी है ये मैंने खुद इंतखाब किया, इस वजह से आप जो है ना उसके साथ चलने की कोशिश करते हो। जबकि अरेंज मैरिज में आप सारा जो है ना वो अपना घर वालों पे जो है ना वो मतलब जो है ना जिम्मेदारी डाल देते हो। Better than arranged marriage because we know each other before the marriages, then we could start life easily after the marriage. अरेंज मैरिज जो है उसमें वालिदैन बहन भाइयों की सपोर्ट होती है, वो ज़्यादा बेटर रहती है। अमूमन लव मैरिज जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं होती, उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि बहन भाई या वालिदैन की मर्जी शामिल नहीं होती, वो आपका अपना डिसीजन होता है, इसलिए बाद में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट लव मैरिजेस और अरेंज मैरिज दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने उसके जो है डीमेरिट्स हैं। ये है कि हम लोग को लव को अरेंज करना चाहिए, आई मीन खाली पेरेंट्स की नहीं होल्ड होना चाहिए, अब उनको बच्चों की भी मर्ज़ी का पता होना चाहिए और दोनों की ही पार्टिसिपेशन से ही ये डिसाइड होना चाहिए कि शादी कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल करना चाहिए और बच्चों को भी माँ बाप की यानी कि राय का एहतराम करना चाहिए। मेरा जो वाज़ेह ख्याल है कि अरेंज मैरिजेस ज़्यादा बेटर होती हैं, कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लव मैरिजेस में नहीं होती। एक सीधी सी बात है कि लव मैरिज में इंसान बहुत सारा वक्त पहले ही बिता लेता है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पहले ही शेयर हो जाती हैं और शादी के जो पहले 5 साल की जो अट्रैक्शन होती है वो अट्रैक्शन फिर नहीं रहती और उसके बाद बहुत जल्दी वो जो एक लड़ाई झगड़े और इस तरह की जो चीज़ें होती शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर अरेंज मैरिज हो तो उसमें एक दूसरे को समझने के लिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अरेंज मैरिज में बंदा एक दूसरे को जानता नहीं है, लेकिन टाइम जब मिलता है ना एक दूसरे को जानने का, तो 5-6 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान इंसान अपने रिलेशन को, अपने वो सारे के जो सिस्टम होता है सबको समझ लेता है, रिलेशन को स्टैब्लिश कर लेता है। तो मेरा ख्याल है कि अरेंज मैरिज इज़ बेटर। नो हाउ होती है तो रिलेशनशिप इतनी जल्दी नहीं डिज़ास्टर की तरफ जाता, अनलेस कि अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाओ तो प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपको इन लॉज के बारे में पता नहीं होता। तो इन माई व्यूज़ के लव मैरिज इज़ मोर बेटर। और अगर अरेंज करनी है तो उसके लिए भी आपको बात पहले करनी चाहिए, इन फॉर्म ऑफ आप एंगेजमेंट कर लो या निकाह कर लो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, दोनों केसेस में अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर बेटर। बिकॉज बस ये है कि लव इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर घर वाले भी मान जाने चाहिए, जो घर वाले मान देंगे तो अरेंज हो जाएगी। वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार थे। उन्हें अदाकारी में ही नहीं बल्कि फिल्मी प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग में भी महारत हासिल थी। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को कराची में पैदा हुए। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। उनका शुमार बड़े सगीर के नामवर अदाकारों में होता था। वहीद मुराद ने कराची के ग्रामर स्कूल से बुनियादी तालीम हासिल की और फिर SM आर्ट कॉलेज कराची से ग्रेजुएशन और कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में MA किया। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में बड़े बड़े फनकार गुजरे हैं और अलमिया ये रहा है कि जो फनकार चला गया उसकी जगह पुर ना हो सकी। और बिलाशुबा वहीद मुराद का शुमार भी उन बड़े अदाकारों में ही होता है जिनका खिला आज तक पूर्ण नहीं हो सका। वहीद मुराद को चॉकलेटी हीरो भी कहा जाता था और आज भी गुलबर्ग लाहौर की कब्रिस्तान में उनकी कब्र के कतबे पर चॉकलेटी हीरो ही लिखा गया है। वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद एक फिल्म साज थे। इब्तदा में वहीद मुराद भी फिल्म साज के तौर पर ही फिल्मी सन्नत में दाखिल हुए। ताहम हदायतकार SM यूसुफ की फिल्म औलाद में मावन अदाकार के तौर पर उनके फिल्मी करियर का आगाज हुआ और फिर 1966 में फिल्म अरमान की बेमिसाल कामयाबी ने वहीद मुराद को सुपरस्टार बना दिया। बाद अज़ा उनकी फिल्मी करियर में नशीबो फराज भी आए। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और उनकी कई पंजाबी फिल्में हिट भी हुई। ताहम करियर के आखिरी हिस्से में उन्हें फिल्मी सन्नत में वो पजीराई न मिल सकी जिसके वो आदी हो चुके थे। इसी वजह से उन पर मायूसी गालिब आने लगी। वहीद मुराद आला तालीम याफ्ता थे और हसास तबीयत के मालिक थे। सेट पर वहीद मुराद जब फारिग होते थे तो किसी न किसी किताब के मुताले में मसरूफ दिखाई देते थे।
वहीद मुराद दोस्तों के दोस्त और यारों के यार थे, वक्त के बहुत पाबंद थे। 10 बजे अगर शिफ्ट शुरू होती तो वहीद मुराद 10 बजे वहां पर मौजूद होते थे। चॉकलेटी हीरो और वर्सटाइल अदाकार वहीद मुराद ने अपने फन से साबित किया कि वो एक अजीम फनकार थे और वो किरदार में डूबकर अदाकारी करते थे। खुसूसन रोमानवी किरदार में वो ऐसी जान भर देते थे कि हकीकत का गुमान होने लगता था। वहीद मुराद सिर्फ मर्द नहीं बल्कि मर्द और खवातीन के मकबूल अदाकार थे। अदाकारों में सबसे ज्यादा वहीद मुराद का स्टाइल मकबूल हुआ। वहीद मुराद की हर फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उनकी फिल्मों में अवाम का बेतहाशा रश देखकर अंदाजा होता था कि वो अवाम में कितना मकबूल थे। वहीद मुराद ने एक हिस्से तक अवाम के दिलों पर राज किया और आज भी वो हजारों दिलों की धड़कन है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 27वीं बरसी पर वहीद मुराद को सितारा इम्तियाज के एजाज से नवाजा। जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नित नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।